जी हां दोस्तों, अंकिता भंडारी कांड में मोदी शाह के करीबी नेता क्या अब इस्तीफे होंगे शुरू? अभिनेत्री ने खोले राज, मौत से पहले स्पेशल सर्विस का डाला गया था दबाव। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या देवभूमि की अंकिता भंडारी की जीवन लीला समाप्त होने के इतने दिनों के बाद जो धमाका हुआ है उसने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली तक हिला दिया? क्या पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को त्यागपत्र देना ही पड़ेगा? 203 साल पहले उत्तराखंड का झकझोर देने वाला अंकिता भंडारी हत्याकांड के अनसुलझे राज अब खुलकर सामने आ रहे हैं। इस मामले को उत्तराखंड की एप्स्टीन फाइल्स कहकर चर्चा हो रही है, जहां बड़े बड़े नेताओं पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। हाल में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनौर के बीच सोशल मीडिया पर हुई बहस ने इस केस को नया मोड़ दिया। खुद को सुरेश राठौर की पत्नी बताने वाली उर्मिला ने दावा किया कि अंकिता पर स्पेशल सर्विस के लिए दबाव डालने वाला वीआईपी कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के बड़े नेता थे। उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय महासचिव समेत कई पदाधिकारियों पर घिनौने कृत्य के आरोप लगाए। हालांकि सुरेश राठौर और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम उर्फ गट्टू ने इन आरोपों को खारिज किया। इस खुलासे से राज्य की राजनीति में हड़कंप मचा है। धामी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि वो चुप क्यों है, तो दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार पर भी दबाव है। ऐसे आरोपों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने राज्य सरकार से अपील की है कि सोशल मीडिया पर चल रहे कुछ ऑडियो और वीडियोस हटाए जाएं, उन्हें इस हत्याकांड से जोड़ते हैं। गौतम का कहना है कि यह सब उनकी छवि खराब करने की साजिश है। उन्होंने इस मामले में उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बघेल को एक चिट्ठी भी लिखी। दोस्तों, शुरू में मामला पुलिस को सौंपा गया, लेकिन लोगों के गुस्से के बाद एसआईटी बनाएगी। दिसंबर 2022 में 500 पेज की चार्जशीट दाखिल हुई, जिसमें वीआईपी का जिक्र तो कई जगह आया, लेकिन उसका नाम पता करने की कोशिश नहीं की गई। अंकिता की मां ने वीआईपी का नाम बताया था, लेकिन एसआईटी ने उनसे पूछताछ तक नहीं की। 30 मई 2025 को कोटद्वार की अदालत ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता को दोषी ठहराया, आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन वीआईपी का नाम अब तक गुप्त रखा गया। सामाजिक संगठनों ने लगातार मांग की कि वीआईपी को सामने लाओ। सुप्रीम कोर्ट के वकील कॉलिन गोंसाल्विस ने भी आवाज उठाई, मगर फिल्म एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने सन्नाटे तोड़ते हुए बड़े विस्फोट किए। मोदी शाह के करीबी का नाम इसे केस में आया। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के बीच झगड़ा हुआ था। उर्मिला ने एक वीडियो में खुलासा किया कि वीआईपी दुष्यंत कुमार गौतम हैं, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि गौतम अकेले नहीं थे, बीजेपी के एक और केंद्रीय महासचिव, कई पदाधिकारी इसमें शामिल थे। उर्मिला ने यह भी बताया कि अंकिता के कमरे पर बुलडोजर चलवाने वाली महिला का नाम भी उन्हें पता है। साथ ही उन्होंने कई नेताओं पर यौन दुराचार के आरोप लगाए। उस वीडियो से राज्य में सनसनी फैल गई थी और अब कहा ऐसा जा रहा है कि उर्मिला सनावर के सोशल मीडिया के अकाउंट हटवा दिए गए। मगर इस बीच में 26 दिसंबर की शाम होते होते उर्मिला सनावर ने क्या कहा, पहले वो सुन ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय दुष्यंत कुमार गौतम ने आखिरकार 5 दिन के बाद चुप्पी तोड़ दी है कि मेरी किस तरह से छवि धूमिल की जा रही है। उन्होंने आज मीडिया में कहा कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा, मुकदमे करूंगा। आज जब लंका में आग लगी तो आप सामने निकल के आए, लेकिन जब इतने सालों से द्रौपदी का चीरहरण दुशासन कर रहा था, तब आप सब लोग धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह बन के सब देख रहे थे। मैंने अपने न्याय की गुहार के लिए कहाँ मैंने ठोकरें नहीं खाई, किस किस भारतीय जनता पार्टी के पास मैं नहीं गई, किस किस का मैंने दरवाजा नहीं खटखटाया, लेकिन आपने हमारी बात को हल्के में लिया। लेकिन आज जब अपने पे बात आई, अंकिता भंडारी हत्याकांड में आप आरोपी साबित हो रहे हैं, तो आप उसकी जांच कराने की जगह, सीबीआई जांच कराने की जगह आप हमारे अकाउंट बंद करा रहे हैं और हमारे ऊपर मुकदमे लिखवा रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी एक बेटी बचाओ बेटी पटाओ का जो नारा है
आज उस नारे को अपने निराधार बता रहे हैं और बेटियों पे किस तरह से मुकदमे लिखवा रहे हैं, बेटियों के घर पुलिस भेज रहे हैं, बेटियों का शोषण कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कटघरे में बहुत लोग आ जाएंगे। लेकिन सीबीआई जांच तो होगी, जो आरोपी हैं वो कटघरे में तो आएंगे, उन्हें सज़ा तो होगी। मेरे अकाउंट बंद कराने से, मेरी आवाज़ बंद कराने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब ये जो आवाज़ है ये जनता की आवाज़ बन चुकी, और ये आवाज़ तो जनता जनार्दन की है। आप मेरे कितने अकाउंट बंद कराएंगे, लेकिन क्या आप समस्त उत्तराखंड का आप अकाउंट बंद कराओगे? क्या पूरे देश के अकाउंट बंद कराएंगे? माननीय दुष्यंत कुमार गौतम जी, आप ही से पूछना चाहती हूँ कि जब मैं 1.5-2 साल से आपके यहाँ धक्के खा रही थी, आपको फ़ोन करती थी, आपको सब चीज़ें भेजती थी, तब आप चुप्पी क्यों साध गए? चलो अच्छा हुआ, कम से कम आज आपकी चुप्पी टूटी तो सही। इस खुलासे के बाद सत्ता में हलचल मची। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में सीबीआई जांच हो। 4 जनवरी तक मांग पूरी करने का अल्टीमेटम दिया, वरना राज्यव्यापी आंदोलन होगा। दोस्तों, धामी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार मौन क्यों है। लोग कह रहे हैं सरकार लीपापोती क्यों कर रही है, सबूतों से छेड़छाड़ का मामला क्यों नहीं जोड़ा गया। भारतीय दंड संहिता के मुताबिक सबूत मिटाना खुद एक बड़ा अपराध है। अगर अपराधी निर्दोष थे तो सबूतों से डर क्यों? और वो जमीन जो आयुर्वेदिक दवाओं के लिए ली गई थी, उस पर रिसोर्ट कैसे बनाया गया? दोस्तों, ये केस सिर्फ जीवन लीला समाप्त करने का नहीं, हत्या का नहीं, बल्कि यौन शोषण, सत्ता के दुरुपयोग का है। अंकिता ने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। उर्मिला के आरोप बताते हैं कि सत्ता के ऊपरी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार ने बेटी की अस्मिता बचाने की क्या पहल? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार ने बेटी की इज्जत बचाने के लिए क्या किया? इस घटना से राज्य में तनाव है। आगे जांच होगी या नहीं, यह भी देखना बाकी है। दोस्तों, जल्दी से आपको बताते हैं अंकिता भंडारी की इस कांड के बारे में। 19 साल की अंकिता ऋषिकेश के पास यमकेश्वर ब्लॉक में मंत्रा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर रही थी। 15 दिन अभी हुए थे नौकरी ज्वाइन हुए। रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता पर दबाव डाला कि वो एक वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस दे। अंकिता ने इनकार कर दिया। उसने अपने दोस्त पुष्पदीप को व्हाट्सएप पर और रिसोर्ट के साथी विवेक और आर्य को बताया कि उसे जान का खतरा है। पुलकित आर्य बीजेपी के पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे हैं। मगर दोस्तों, इसी बीच में 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी का फोन अचानक बंद हो गया, लापता हो गई। 6 दिन बाद 24 सितंबर को पास की चिल्ला नहर से उसकी सड़ी गली लाश मिली। जांच में पता चला पुलकित आर्य ने अपने 2 साथियों रिसोर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता पर हमला किया था। उसे नहर में धकेल दिया था, जहां डूबने से उसकी मौत हुई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो न्याय की बजाय सबूत मिटाने की कोशिश लगता है। रिसोर्ट के उस हिस्से को आधी रात में बुलडोजर से तोड़ दिया गया जहां अंकिता रहती थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तत्कालीन पुलिस प्रमुख ने ट्वीट कर कहा था कि उन्होंने त्वरित न्याय कर दिया। लेकिन सवाल यह है, अगर सबूत मिटाए गए तो असली न्याय क्या हो गया? मगर उर्मिला सनावर द्वारा ऑडियो जारी करने के बाद, दुष्यंत गौतम का नाम आने के बाद प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम अपनी सफाई देने के लिए पहली बार सामने आए। क्या कहते हैं, जरा इनको भी सुन लीजिए। आदरणीय बहन भाइयों, आपको सादर नमस्कार। देवभूमि को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। उत्तराखंड के सभी नागरिकों का, बहन भाई सभी का नमन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। बंधु, मैंने अपने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक पूर्ण जीवन के अंदर मैंने 47 वर्ष लगातार राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अपने नैतिक मूल्यों को, भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता को, समाज में रहने वाले बहन बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि मानते हुए आज तक जीवन के अंदर कभी भी ऐसी घटना मेरे चरित्र को लेकर कभी भी नहीं उछाली गई है। आज बड़ा दुखी होकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। जिस प्रकार के कुछ असामाजिक लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है, ये जहां से शुरू हुई है,
उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। सब चीज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जो भी लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं। इसकी सबकी जांच की जाएगी। मैंने होम सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, इन सब की जांच भी की जाएगी। और मूलतः जिस व्यक्ति ने ये षड्यंत्र रचा है उस पर कानून कार्रवाई भी की जाएगी और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। उसके बावजूद भी मैं जनता और समाज से बोलना चाहूंगा, मेरे विरोध में भी एक भी शब्द, एक भी कोई कार्य ऐसा दिखता हो, उसको सबूत के साथ आप पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से भी, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से संन्यास ले लूंगा। लेकिन ऐसे षड्यंत्र जो उस महिला, हमारी बेटी के बार बार उसका नाम लेकर उसको अपमान करने का काम कर रहे हैं, मैं माँ बहन बेटियों के भी अपमान है। और मुझे लगता है मेरा भी चरित्र बनाने का काम कर रहे हैं, उनको तैयार रहना चाहिए। जो मेरा मान गिराया गया है, मैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने वाला हूं। जाहिर तौर पर यह ऐसी स्थिति है जिसने एक तरफ उत्तर प्रदेश में उन्नाव की पीड़िता के साथ न्याय की गुहार देश में उठ रही है, उत्तराखंड में अंकिता के केस में फिर से न्याय की मांग चल रही है, और तीसरी तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता पर बलात्कार के एफआईआर दर्ज किए गए। जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ में जिस किस्म का माहौल है, क्या उम्मीद करना न्याय की यह अन्याय है? और अगर सरकार इन पीड़ितों के साथ खड़ी नहीं हो सकती तो फिर इस सरकार पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर लिखें।